आप सुन रहे हैं द बैलेंसिंग एक्ट बाय नेद्रा ग्लोवर टावाब। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम रिश्तों में जुड़े रहें लेकिन खुद को खोए बिना। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे रिश्तों के सबसे पेचीदा और अनदेखे पहलू को उजागर करती है। वो है दूसरों पर निर्भर रहने और अपने आप में पूर्ण रहने के बीच का नाजुक संतुलन। ये कहानी है नेड्रा ग्लोवर तवाब की किताब द बैलेंसिंग एक्ट की। ये वही लेखिका हैं जिन्होंने सेट बाउंड्रीज फाइन पीस जैसी चर्चित किताब लिखी। पर यह किताब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे हम दूसरों से जुड़े रहें, उनसे मदद लें, प्यार पाएं और फिर भी अपनी अलग पहचान न खोएं। तो चलिए एक साधारण सी सुबह से शुरू करते हैं। लेखिका बताती हैं कि हर रोज उनकी छोटी सी बेटी जागते ही कहती है, माँ, मुझे मदद चाहिए। वो अपने कपड़े खुद नहीं पहनती, वो माँ को बुलाती है। और हर बार लेखिका का दिल खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी सीख रही है कि मदद मांगना सही है। लेकिन लेखिका की अपनी कहानी बिल्कुल अलग थी। वो एकल माँ की बेटी थी। 9 साल की उम्र तक वो अपना खाना खुद बनाती थी, अपने कपड़े खुद धोती थी और घर पर अकेले रह जाती थी। बड़े उनकी इस आत्मनिर्भरता की तारीफ करते थे। वो सोचती थी यही ताकत है। लेकिन समय के साथ उनके मन में एक खालीपन आ गया। उन्हें दूसरों से मदद मांगने में कमजोरी महसूस होती थी। वो मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ के द्वीप पर अकेली पड़ गई। यही है हाइपर इंडिपेंडेंसी, अति स्वतंत्रता, जो हमें दूसरों से काट कर अकेला कर देती है। और इसकी बिल्कुल उल्टी तरफ है हाइपर डिपेंडेंसी, यानी दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। लॉरा नाम की एक युवती की कहानी सुनिए। वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। माँ बाप ने उसे पैसे दिए, लेकिन भावनात्मक रूप से वो अकेली थी। स्कूल में दोस्त बनाने के लिए वो लोगों को तोहफे देती थी, हर समय उपलब्ध रहती थी और दूसरों के काम कर देती थी। उसे जरूरी था कि लोग उसके बिना न रह सकें। शादी के बाद भी वही हुआ। उसके पति ने बच्चों की परवरिश में कोई मदद नहीं की और वो सब कुछ अकेले ढोती रही। वो कुर्बानी देने वाली मशीन बन गई। दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखना, यही है कोडिपेंडेंसी। लेखिका हमें बताती हैं कि निर्भरता एक स्पेक्ट्रम है। एक छोर है काउंटर डिपेंडेंसी, अति स्वतंत्रता, और दूसरा छोर है कोडिपेंडेंसी, अति निर्भरता। और बीच में है स्वस्थ निर्भरता। स्वस्थ निर्भरता का मतलब है कि हम दूसरों पर भरोसा कर सकें और दूसरे हम पर भरोसा कर सकें। लेकिन हम इस संतुलन से भटक क्यों जाते हैं? इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं। हो सकता है आपकी परवरिश होप जैसी हुई हो। होप की माँ ने उसे हर काम अकेले करना सिखाया। तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हें एक बार सिखाऊंगी, फिर तुम्हें खुद आ जाना चाहिए। होप ने कॉलेज में मदद नहीं मांगी। वो बीमार थी तो भी काम पर गई, पार्टी में गई। उसके पार्टनर को लगता था कि वो उसे अपने जीवन में शामिल ही नहीं करता। होप को कमजोरी दिखती थी मदद मांगना। इस तरह का व्यवहार हमारे अटैचमेंट स्टाइल से जुड़ा है। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग सहजता से दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं। एंजाइटस अटैचमेंट वाले लोग दूसरों के करीब आना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि वो प्यार नहीं करेंगे। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग आज़ादी को तरजीह देते हैं और नज़दीकियों से बचते हैं। और डिसऑर्गेनाइज स्टाइल वालों के अंदर एक अजीब उलझन होती है। वो चाहते तो हैं करीब आना, लेकिन डर भी लगता है। लेकिन क्या हमारा अटैचमेंट स्टाइल हमेशा के लिए तय है? बिल्कुल नहीं। ये एक लेबल नहीं है। आप एक रिश्ते में एंजाइटस हो सकते हैं और दूसरे में सिक्योर। असल कहानी तो यह है कि हम अपने डर से कैसे जूझते हैं। क्विन नाम की एक महिला खुद को अकेले रहने पर गर्व करती थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसने सबसे दूरी बना ली। वो अक्सर पूछती थी, क्या तुम्हें सच में परवाह है? वो लोगों की परीक्षा लेती थी। केवल उसके भाई वेस्ले पर वो भरोसा करती थी। वेस्ले ही उसकी पूरी दुनिया था। थेरेपी में उसे समझाया गया कि एक ही व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना उसके लिए और उस भाई के लिए थकाऊ है। हम सबको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कई लोगों का सहारा चाहिए। एक व्यक्ति हमारी सब कुछ नहीं हो सकता। जब हम एक ही कंधे पर सारा बोझ डाल देते हैं तो वो थक जाता है। और क्यों हम दूसरों से दूर भागते हैं? वजह है डर। डर है कि कहीं हम धोखा ना खा जाएं, कहीं छोड़ ना दिए जाएं। मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया से हम सब मुझे छोड़ देंगे सोचने लगते हैं। मेरे दोस्त ने धोखा दिया से हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हम खुद को बचाने के लिए या तो कांटों की दीवार खड़ी कर लेते हैं या फिर किसी एक सहारे से चिपक जाते हैं। हमारे पुराने जख्म हमारे वर्तमान रिश्तों को रंग देते हैं। विक्टर नाम का एक लॉ स्कूल का छात्र हमेशा टॉपर रहा था। लॉ स्कूल में पहली बार उसे बी मिला तो वो टूट गया। उसके पिता को कैंसर हो गया और उसके ऊपर पैनिक अटैक आने लगे। फिर भी वो हेल्प लेने से मना करता था। उसके पार्टनर ड्रू ने उसे ट्यूटर लेने को कहा तो वो भड़क गया। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? उसकी हाइपर इंडिपेंडेंसी उसे अकेले संघर्ष करने पर मजबूर कर रही थी। उसे ये समझने में वक्त लगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। एक और कहानी है चैंडलर और उसकी बहनों की। एक दिन चैंडलर ने अपनी बहन ईव को फ़ोन किया, मैं 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हूँ। ईव ने जवाब दिया, तुम्हें इतनी जल्दी किसी को बताना ही चाहिए। अगर तुम्हारा बच्चा गिर गया तो? ये थी ईव की पुरानी आदत, हर खुशी में क्या पता
क्या हो जाए घोल देना। वो अपने आप को ईमानदार कहती थी, लेकिन लोग उसे नकारात्मक समझते थे और धीरे धीरे लोगों ने उसे अपनी खुशियां बताना बंद कर दिया। ये है हमारे बर्ताव का असर। हम जैसे हैं वैसे ही रिश्ते बनते हैं। अगर आप हमेशा सही होने के लिए अड़े रहें, आलोचना करते रहें, अप्रत्याशित रहें, तो रिश्ते टिकते नहीं। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो बहुत ज़्यादा घुटन भरे हो जाते हैं। क्रिसी और लोला कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थीं, साथ रहती थीं, एक दूसरे के घर जाती थीं। लेकिन कॉलेज के बाद किसी को अपने करियर में दिलचस्पी हुई, नए दोस्त बने। लोला को ये बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहती, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन दूसरों के लिए है। ये है एनमेशमेंट, जब दो लोग इतने उलझ जाते हैं कि उनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं रहती। वो एक साथ सब कुछ करते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक दूसरे के फैसलों में दखल देते हैं। ये तब तक ठीक है जब तक दोनों को यही चाहिए। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति थोड़ी आज़ादी चाहता है, रिश्ता टूटने लगता है। किसी ने थोड़ी दूरी बनाई और लोला को लगा जैसे उसके दिल पर छुरी चल गई। इसका उल्टा पक्ष है हाइपर इंडिपेंडेंसी का किला, जहां हम खुद को बंद कर लेते हैं। जेवियर नाम का एक शख्स अपने करियर में इतना उलझा था कि उसने सब रिश्ते छोड़ दिए। वो हफ्ते में 3-4 दिन यात्रा करता था, छुट्टियों में भी लैपटॉप लेकर बैठ जाता था। 43 साल की उम्र में एक पारिवारिक समारोह में उसने अपने भाई बहनों को उनके परिवारों के साथ देखा और उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने करियर तो बना लिया, लेकिन जीना भूल गया। वो थेरेपी में आया। उसकी समस्या थी, उसने बचपन में मदद मांगी तो भाई ने झिड़क दिया। तब से उसने तय कर लिया कि किसी से कुछ नहीं मांगना। उसे लगता था कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन असल में कमजोरी है अकेले दम पर सब कुछ झेल जाना। लेखिका एक महत्वपूर्ण बात बता रही है, सेल्फ मेड कोई नहीं होता। ये एक मिथक है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, चाहे वो एक शिक्षक हो, पड़ोसी हो या यूट्यूब ट्यूटोरियल ही क्यों ना हो। हम सब दूसरों पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे मानते हैं या नहीं। तो फिर समाधान क्या है? सबसे पहला कदम है मदद स्वीकार करना सीखो। नाओमी की शादी हो रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रिनिटी ने उसके बैचलरेट पार्टी प्लानिंग अपने हाथ में ले ली। नाओमी को बेचैनी हो रही थी। वो माइक्रो मैनेजर थी। उसे लगता था कि कोई उसके जैसा अच्छा काम नहीं कर सकता। वो हर समय ये सोचती थी, क्या होगा अगर कोई बजट ना देखे, क्या होगा अगर कोई मेरा दोस्त छूट जाए। थेरेपी में उसने ये सीखा कि जब वो दूसरों को करने देती है तो अक्सर नतीजा उसकी उम्मीद से भी बेहतर होता है। उसने ट्रिनिटी को करने दिया और पार्टी शानदार रही। मदद मांगने का मतलब है अपनी उम्मीदों को जानना, साफ निर्देश देना और सही व्यक्ति से सही काम के लिए पूछना। दूसरा कदम, गहरे कनेक्शन बनाना। जेम्स के सैकड़ों सोशल मीडिया फॉलोअर्स थे, ढेर सारे दोस्त थे। जब उसकी माँ की मौत हुई तो उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसके दोस्त उसके दुख में उसके साथ नहीं खड़े थे। वो केवल खेल, राजनीति, पॉप कल्चर पर बात करते थे। उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है। ये थे सतही रिश्ते। गहरे रिश्ते वो होते हैं जिनमें आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जहां आप रो सकते हैं, जहां आप बिना किसी निर्णय के अपना दर्द बांट सकते हैं। लेकिन गहरे रिश्ते बनाने के लिए हमें खुलना होगा, असहजता सहनी होगी। तीसरा कदम, अपनी स्वतंत्रता और जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना। बेंटले अपने पार्टनर मेवरिक से इतना प्यार करता था कि उसने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए, उनके दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया। वो हर रात मेवरिक के साथ रहता था। मेवरिक ने कहा, तुम्हारे अपने दोस्त कहाँ हैं? क्या तुम थोड़ा अकेले नहीं रह सकते? बेंटले के लिए एक धक्का था। उसे लगा कि उसे प्यार नहीं किया जाता। लेकिन असल में स्वस्थ रिश्तों में जगह मांगना एक सामान्य बात है। जगह कोई गाली नहीं है। अगर आपका पार्टनर थोड़ा समय अकेले बिताना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसका मतलब है कि वो खुद से भी प्यार करता है। संतुलन है, कुछ समय साथ, कुछ समय अकेले, कुछ समय दूसरों के साथ। चौथा कदम, देखभाल और प्यार को समझना। ब्रांडी शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ। वो चाहती थी कि उसके पति केल्विन उसकी तारीफ करें, उसे बताएं कि वो कितनी अच्छी माँ है। केल्विन काम और दोस्तों में व्यस्त था। ब्रांडी को लगता था कि उसकी परवाह नहीं की जा रही, लेकिन केल्विन भी उसी नाव में था। उसे लगता था कि ब्रांडी का पूरा ध्यान बच्चों पर है। कपल्स थेरेपी में उन्होंने जाना कि शादी को बचाए रखने के लिए जानबूझकर समय निकालना पड़ता है। ये कोई जादू से नहीं होता। प्यार करना काफ़ी नहीं है, प्यार दिखाना भी ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए समय निकालना, पूछना कि तुम्हें क्या चाहिए और बिना शर्त सुनना, यही है देखभाल। पांचवा कदम, रिश्तों को बनाए रखने की कला सीखना। मिया एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। वो नए लोगों से मिलने में माहिर थी, लेकिन उन्हें बनाए रखना नहीं जानती थी। उसका काम ही उसका पूरा जीवन था। वो कहती थी, मेरे पास समय ही नहीं है। थेरेपी में उसने जाना कि सबसे व्यस्त लोग भी रिश्तों के लिए समय निकालते हैं। अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, दोस्त थे। तो मिया को समय निकालना सीखना पड़ा। सिर्फ बिजी होना कोई बहाना नहीं है। उसने अपने कैलेंडर में दोस्तों के लिए समय निर्धारित किया। उसने सीखा कि नोटिस करना कितना ज़रूरी है, जन्मदिन याद रखना, कभी कोई फोटो भेजना, कभी पूछना तुम कैसे हो।
रिश्ते बनाने में समय और कौशल दोनों लगते हैं, और हम इन कौशलों को सीख सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने अंदर झांकना। लेखिका इंटरनल फैमिली सिस्टम्स आईएफएस थेरेपी के बारे में बताती हैं, हम सिर्फ एक नहीं होते। हमारे अंदर कई पार्ट्स या सब पर्सनैलिटीज रहती हैं। एक हिस्सा हमें काम में लगाने को कहता है, एक हिस्सा डराता है, एक हिस्सा कहता है कि दूसरों से चिपके रहो, एक हिस्सा कहता है कि सबसे दूर भागो। डाना नाम की एक महिला सिर्फ 15 साल की उम्र में मां बन गई थी। उसके पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। उसने अपनी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि वो कुछ कर सकती है। उसने नर्सिंग की डिग्री ली, अच्छी नौकरी पाई, लेकिन उसने प्यार करना छोड़ दिया। उसके अंदर का एक हिस्सा उसे लगातार कह रहा था, कोई तुम्हें छोड़ देगा। वो पुरुषों से दूर भागती थी, उन पर भरोसा नहीं करती थी। आईएफएस थेरेपी ने उसे ये समझाया कि उसके अंदर एक घायल हिस्सा है, एक छोटी लड़की जिसे पिता ने छोड़ दिया। उस घायल हिस्से को ठीक करने की जरूरत थी, न कि उसे और दबाने की। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी ये चरम सीमाओं पर जाने की आदतें हमारे अंदर के किसी घायल या डरे हुए हिस्से से आ रही हैं, तब हम बदल सकते हैं। हम उस हिस्से से पूछ सकते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम किससे डरते हो? हम अपने व्यवहार को लेकर कर सकते हैं, खुद पर दया कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे डर को कम करके दूसरों पर भरोसा करना सीख सकते हैं। इस किताब के दो परिशिष्ट भी हैं, एक सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता पर, और दूसरा शराब और नशीले पदार्थों पर निर्भरता पर। टेक्नोलॉजी के बारे में लेखिका कहती हैं कि हम अपने फ़ोन को दिन में 2600 से अधिक बार छूते हैं। हम बोरियत से डरते हैं, और इसलिए हर खाली पल में स्क्रीन में उलझ जाते हैं। ये भी एक तरह की अस्वस्थ निर्भरता है। हम वास्तविक दुनिया के रिश्तों से कटते जा रहे हैं और स्क्रीन के पीछे की दुनिया से चिपकते जा रहे हैं। असली दोस्ती वो नहीं जो हमें सैकड़ों लाइक्स दे, बल्कि वो जो हमारे दुख के समय हमारे बगल में बैठे। शराब और नशे पर निर्भरता पर लेखिका बताती हैं कि कोडिपेंडेंसी का जन्म ही नशे के इलाज से हुआ था। जब हम किसी को बचाने के चक्कर में खुद को नष्ट कर लेते हैं, तो वो कोडिपेंडेंसी है। शराबी पति की पत्नी जो उसके बहाने बनाती है, उसकी गलतियों को छुपाती है, वो बचा रही है या डुबो रही है। असली मदद है सीमाएं लगाना, न कहना सीखना, और दूसरे को उसके निर्णयों के परिणाम भुगतने देना। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात है कि हम इस सच्चाई से इनकार करते हैं। हम या तो पूरी तरह से दूसरों में घुल जाते हैं, या फिर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। दोनों ही अंततः दुख देते हैं। हमें बस एक संतुलन बनाना है, कभी सहारा लेना, कभी सहारा देना, कभी खुद पे खड़े होना, कभी दूसरे के कंधे पर सर रखना। जैसे लेखिका की बेटी कहती है, माँ मुझे मदद चाहिए। ये मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की पहचान है। और जैसे लेखिका खुद मानती हैं कि उन्हें अपनी अति स्वतंत्रता को छोड़ना पड़ा, दूसरों को अपने जीवन में आने देना पड़ा, तब जाकर उन्हें वो प्यार मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तो आप भी आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी से कहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और किसी से कहिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। रिश्ते हमें जीवित रखते हैं और पनपने में मदद करते हैं। बस ज़रूरत है तो उस संतुलन को पाने की, अपने आप को खोए बिना दूसरों से जुड़ना। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।